नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम यानी एफसैप, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भारत के फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट है, इससे जुड़े कुछ जरूरी एमसीक्यूज करेंगे। इसमें एनबीएफसी, डीपीआई और क्लाइमेट रिस्क जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम यानी एफसैप क्या है? What is the Financial Sector Assessment Program, FSAP? Option A. A joint program of the International Monetary Fund, IMF, and the World Bank, WB, that analyzes a country's financial sector. Option B. A program run solely by the World Bank to assess financial stability in developing nations. Option C. An internal assessment program conducted by the Reserve Bank of India to monitor cooperative banks. Option D. A mandatory report on climate risk published annually by the Indian government. सही जवाब है ऑप्शन ए। एफसैप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक जॉइंट प्रोग्राम है। यह किसी देश के फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत गहराई से एनालिसिस करता है। मान लीजिए यह प्रोग्राम किसी देश के बैंकिंग सिस्टम का हेल्थ चेकअप करने जैसा है, ताकि यह पता चल सके कि कोई बड़ा रिस्क तो नहीं है। अगला सवाल एफसैप के मैंडेटरी होने के साल से जुड़ा है। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम यानी एफसैप को सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए किस साल से अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया था? Since what year has the Financial Sector Assessment Program, FSAP, exercise become mandatory for jurisdictions with systemically important financial sectors? Option A. 2017. Option B. 2024. Option C. 2010. Option D. 2005. सही जवाब है ऑप्शन सी। सितंबर 2010 से एफसैप को उन देशों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया जिनका फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण है। सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण का मतलब है कि अगर उस देश के फाइनेंशियल सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह असेसमेंट कितने सालों में एक बार होता है? भारत समेत 32 ज्यूरिसडिक्शंस के लिए एफसैप को हर में एक बार आयोजित करना अनिवार्य है। For 32 jurisdictions, including India, the Financial Sector Assessment Program, FSAP, is mandatory to be conducted every. Option A. 10 years. Option B. 5 years. Option C. 2 years. Option D. 12 years. सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत और 31 अन्य महत्वपूर्ण ज्यूरिसडिक्शंस के लिए यह अनिवार्य है कि एफसैप हर 5 साल में एक बार किया जाए। सोचिए, जैसे आपको हर कुछ साल में एक फुल बॉडी चेकअप करवाना पड़ता है, वैसे ही यह इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जरूरी है। अगला सवाल भारत के इकोनॉमिक विजन के बारे में है। 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के भारत के विजन को पाने के लिए को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में और तेजी लाने की जरूरत है। Achieving India's vision to become a $30 trillion economy by 2047 requires further impetus to financial sector reforms to boost. Option A. Government spending. Option B. Public sector employment. Option C. Private capital mobilization.
ऑप्शन डी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। सही जवाब है ऑप्शन सी। 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लक्ष्य के लिए प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन यानी निजी पूंजी जुटाने को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में और सुधारों की जरूरत है। मान लीजिए इकॉनमी एक गाड़ी है तो प्राइवेट कैपिटल वह फ्यूल है जो इसे तेजी से आगे बढ़ाएगा। वर्ल्ड बैंक ने एनबीएफसी के लिए किस रेगुलेटरी अप्रोच का स्वागत किया? वर्ल्ड बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी के लिए किस खास रेगुलेटरी अप्रोच का स्वागत किया? What specific regulatory approach for non-banking financial companies, NBFCs, did the World Bank welcome? Option A, a flat rate prudential framework. Option B, a scale-based regulation. Option C, a complete ban on new licenses. Option D, a merger mandate with commercial banks. सही जवाब है ऑप्शन बी। वर्ल्ड बैंक ने एनबीएफसी के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन का स्वागत किया है। इसका मतलब है कि सभी एनबीएफसी पर एक जैसे नियम लागू नहीं होते। अगर कोई एनबीएफसी बहुत बड़ी है और उसका रिस्क ज्यादा है तो उस पर कड़े नियम लागू होंगे, जबकि छोटी एनबीएफसी पर कम। यह वन साइज फिट्स ऑल का उल्टा है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। एफसेप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जॉइंट प्रोग्राम है। 2010 से एफसेप सिस्टमिक जूरिसडिक्शंस के लिए मैंडेटरी हो गया। भारत के लिए एफसेप हर 5 साल में अनिवार्य है। $30 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए प्राइवेट कैपिटल जरूरी है। वर्ल्ड बैंक ने एनबीएफसी के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन को सही माना। वर्ल्ड बैंक के भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के असेसमेंट के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the World Bank's assessment of India's digital public infrastructure (DPI) are correct? 1. The WB acknowledged that India's DPI is world class. 2. Government programs and DPI have significantly improved access to financial services. 3. Suggestions were made to further boost account usage, especially for women. 4. The WB suggested limiting MSME access to financial products to reduce risk. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 सही हैं। वर्ल्ड बैंक ने माना कि भारत का डीपीआई वर्ल्ड क्लास है। इसने फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच को बहुत सुधारा है। साथ ही उन्होंने महिलाओं द्वारा अकाउंट के इस्तेमाल को और बढ़ाने का सुझाव दिया। स्टेटमेंट 4 गलत है क्योंकि उन्होंने एमएसएमई का एक्सेस लिमिट करने को नहीं बल्कि और बढ़ाने को कहा। अगला सवाल भारत के इंश्योरेंस सेक्टर पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में है। वर्ल्ड बैंक के भारत के इंश्योरेंस सेक्टर के असेसमेंट में इंश्योरेंस कोर प्रिंसिपल्स के पालन में मजबूती पाई गई। इनमें से किसे छोड़कर बाकी सभी को ताकत के क्षेत्र यानी एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ में गिना गया? The World Bank's WB assessment of India's insurance sector found a sound level of observance of insurance core principles (ICPs) with all the following mentioned as areas of strength except. Option A, licensing. Option B, suitability requirements. Option C, enforcement powers. Option D, climate risk analysis.
सही जवाब है ऑप्शन डी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंश्योरेंस सेक्टर की ताकत के तौर पर लाइसेंसिंग, सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, एनफोर्समेंट पावर्स और पब्लिक डिस्क्लोजर का जिक्र था। क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस एक अलग जरूरी हिस्सा था, लेकिन उसे इन खास एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ में लिस्ट नहीं किया गया था। अगला सवाल असर्शन रीजन यानी कथन कारण वाला है, जो क्लाइमेट शॉक्स पर है। इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। असर्शन ए, वर्ल्ड बैंक ने हाईलाइट किया कि भारत का कृषि और बैंकिंग सेक्टर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट शॉक्स के प्रति रेजिलिएंट यानी लचीला है। रीजन आर, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि डेटा और उपायों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्टर पहले से ही पूरी तरह रेजिलिएंट है। Consider the following statements. Assertion: The World Bank (WB) highlighted that India's agriculture and banking sectors remain resilient to short-term climate shocks. Reason: the WB report concluded that granular data and adaptive measures are not needed, as the sectors are already fully resilient. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी असर्शन ए सच है, लेकिन रीजन आर गलत है। वर्ल्ड बैंक ने यह तो कहा कि ये सेक्टर्स शॉर्ट टर्म शॉक झेल सकते हैं, लेकिन रीजन आर इसलिए गलत है क्योंकि रिपोर्ट ने साफ कहा कि लोकल रिस्क और लंबे झटकों से फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ सकता है, इसलिए बेहतर डेटा और उपायों की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या डेवलप करने की सलाह दी? वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की सिफारिश की, जिसमें एक सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप और एक नेशनल का विकास शामिल है। The World Bank (WB) recommended scaling up of climate-related investment, including the development of a sustainable finance roadmap and a national. Option A. Climate finance taxonomy. Option B. Carbon credit framework. Option C. Agricultural insurance policy. Option D. Banking resilience standard. सही जवाब है ऑप्शन ए। वर्ल्ड बैंक ने सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप के साथ साथ एक नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी बनाने की सिफारिश की। टैक्सोनॉमी का मतलब है एक क्लासिफिकेशन सिस्टम। मान लीजिए यह एक डिक्शनरी या गाइडलाइन बनाने जैसा है, जो यह बताएगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ग्रीन या क्लाइमेट फ्रेंडली माना जाएगा और कौन सा नहीं। अगला सवाल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लागू किए गए एक अहम कानून पर है। वर्ल्ड बैंक ने नोट किया कि इंडियन अथॉरिटीज ने क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किस खास लीगल फ्रेमवर्क को लागू और मजबूत किया है। What specific legal framework did the World Bank (WB) note that Indian authorities have implemented and strengthened to improve credit infrastructure? Option A. The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act 2002. Option B. The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (RDDBFI) Act 1993. Option C. The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (IBC). Option D. The Companies Act 2013. सही जवाब है ऑप्शन सी। वर्ल्ड बैंक ने क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की, जिसमें खास तौर पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी 2016 का जिक्र है। यह कानून लोन रिकवरी
और बीमार कंपनियों के रेजोल्यूशन प्रोसेस को तेज करने के लिए लाया गया था। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत के डीपीआई को वर्ल्ड क्लास बताया। इंश्योरेंस ताकत में लाइसेंसिंग और एनफोर्समेंट शामिल थे। बैंकिंग सेक्टर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट शॉक के लिए रेजिलिएंट है। वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी की सिफारिश की। वर्ल्ड बैंक ने आईबीसी 2016 को मजबूत बताया। एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट और बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या सिफारिश की है? To further enhance credit to the MSME sector, what has the World Bank (WB) recommended? Option A. Increasing the priority sector lending (PSL) quota to 50%. Option B. Monitoring and publishing comprehensive MSME credit data, including demand-side data. Option C. Mandating that all MSME loans be processed through the TREDS platform. Option D. Creating a new government-backed fund to directly lend to MSMEs. सही जवाब है ऑप्शन बी। वर्ल्ड बैंक ने सिफारिश की है कि एमएसएमई क्रेडिट डेटा को मॉनिटर और पब्लिश किया जाए। इसमें डिमांड साइड डेटा यानी एमएसएमई खुद कितना लोन मांग रहे हैं वो डेटा भी शामिल होना चाहिए। इसके लिए एक एमएसएमई डेटा ऑब्जर्वेटरी बनाने का भी सुझाव है। मान लीजिए अगर बैंकों को यही नहीं पता कि छोटे व्यापारियों को असल में कितना और कहां लोन चाहिए तो वे सही प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। यह डेटा उस गैप को भरने में मदद करेगा। यह इस सेट का आखिरी सवाल था। चलिए अब इस सेशन का समापन करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम यानी एफसैप, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर किए गए असेसमेंट को डिटेल में कवर किया। एनबीएफसी के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन और क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी वाले पॉइंट्स जरूर पक्के कर लें। अगर यह सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।